नमस्कार, मैं हूं मनोज टिब्रेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, फिल्म निर्माता और निर्देशक नीला माधव पांडा जी। 18 अक्टूबर 1973 को उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र दशराजपुर में जन्मे नीला माधव पांडा 70 से ज्यादा शॉर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज, टेलीविजन ड्रामा और फीचर फिल्म बना चुके हैं। सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी इनकी फिल्म आई एम कलाम ने। आई एम कलाम ने कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी हासिल किए। आई एम कलाम ने नीला को एक नई पहचान भी दी। बिल्कुल अलग तरीके की फिल्में बनाने वाले नीला अपनी फिल्मों में आम आदमी की जिंदगी से जुड़े मामलों को उठाते हैं। यही इनकी फिल्मों की खासियत होती है और यही खासियत इन्हें अन्य निर्माता निर्देशकों से अलग खड़ा करती है। आज हम नीला से तमाम सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। नीला, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। आपके फिल्मी करियर की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह का आपने स्ट्रगल किया, इसके बारे में हमें बताएं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि कुछ सपने होती हैं जो नींद में आते हैं, जो सुलाती है आपको, और कुछ सपने होते हैं जो आपको सोने नहीं देती। और शायद उसी विचारधारा, उसी सपने को लेके मैं बचपन से आया, जिसकी वजह से इतना दूर पहुंचा। मेरी गांव एक ट्राइबल एरिया में है, बहुत छोटा सा गांव था, जहां पे क्लास 10 तक तो हमने डीजल की बास तक नहीं सुनी, क्योंकि शहर से काफ़ी दूर थी। और कैसे कैसे करके ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर मैं दिल्ली में आके एक फ्रेंड के साथ काम कर रहा था। पहले कुछ मैनेजमेंट किया, मार्केटिंग किया, फिर काम करने के बाद तो कुछ सपोर्ट में पेरिस पहुंचा। पेरिस से फिर एक अमेरिकन डायरेक्टर थे, तो दैट टाइम बारबरा ब्रोकली, जो जेम्स बॉन्ड की प्रोड्यूसर हैं, एक फिल्म कर रहे थे स्टोलन चाइल्डहुड बोल के। तो उसमें मैं कैमरा करने के लिए यूएस चला गया। तो दैट बिकम्स द विंडो टू द वर्ल्ड फॉर मी, एंड वहीं से शुरू किया। और देन आई थॉट आई विल कम बैक टू इंडिया एंड डू माई ओन फिल्म। सो फिर वापस दिल्ली आया, एंड मैं कभी बॉम्बे में नहीं रहा, बिकॉज जो कहानी मैं बोलना चाहता था, जैसे सिनेमा बनाना चाहता था, मैं इंडस्ट्री की वो रोज़ की सफरिंग में रह के बनाना नहीं चाहता था। सो आई वांटेड माय ओन स्पेस। सो मैं दिल्ली में रह के सिनेमा बनाना शुरू किया। फिल्मों और फीचर फिल्मों में बेसिक अंतर क्या होता है? फीचर फिल्म होती है जो 60 मिनट्स प्लस को फीचर फिल्म बोला जाता है। कुछ कंट्रीज़ में उसको 70 मिनट्स प्लस को भी फीचर फिल्म बोला जाता है। फीचर फिल्म होती है जो जिसको आप थिएट्रिकल रिलीज़ करते हैं। बाकी है शॉर्ट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्रीज है, एड है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स। बट फीचर फिल्म मीन्स इट्स 60 प्लस मिनट्स ड्रामा विच इज़ कॉल्ड फीचर लेंथ फिल्म। नीला साहब, आपकी फीचर फिल्म आई एम कलाम ने कामयाबी का ज़बरदस्त परचम लहराया। कैसे ख्याल आया आपके मन में कि आपको आई एम कलाम बनाना है? देखिए, आई एम कलाम की स्टोरी अगर देखेंगे, गरीब बच्चा और रिच बच्चा का एक फ्रेंडशिप है। ये काफ़ी सारे फिल्मों में बात कर चुके हैं। जहाँ तक इशू की भी बात है, एजुकेशन इशू को लेके काफ़ी सारे मुद्दा उठाए थे, काफ़ी सारे सिनेमा में बात किए थे। लेकिन उस फिल्म की खास जो पहचान है, एक बच्चे की अपने सपने जो अपनी तरीके पे दिखाए जाए, जो मेरी अपनी ज़िंदगी में जुड़ा हुआ था। इसलिए उस फिल्म की जो ट्रीटमेंट है, उस फिल्म की जो भी चीज़ें बोलेंगे, हर चीज़ में एक स्पेशलिटी थी इन टर्म्स ऑफ इट्स म्यूज़िक, स्टोरी टेलिंग, एवरीथिंग। और आई एम कलाम इतना बड़ा आइकनिक हो पाया बिकॉज हमने कोई प्रिटेंशन या कोई ज़बरदस्ती का ट्रीटमेंट, कोई चीज़ फोर्स नहीं किया। एवरीथिंग वॉज द फ्लो ऑफ द स्टोरी वॉज व्हाट द चिल्ड्रन वर डूइंग। एंड ये आया था बिकॉज मैं अपनी ही ज़िंदगी की, बिकॉज मुझे एक चीज़ लगा कि हम कभी बच्चों की एक्सप्रेशन सिनेमा में दिखा नहीं पाते हैं। जो सच बात है, इंडियन सिनेमा में समहाउ बच्चे को हम बच्चे करके कभी ट्रीट नहीं, बच्चे को कभी एक इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते। द चिल्ड्रंस बिकम किड्स ऑलवेज, अगर बच्चे आपको कभी, जिसके वजह से आपकी बच्चों की सिनेमा भी लगता है कि बड़ों की सिनेमा जैसे, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो मेरे को लगा कि एक छोटी सी स्टोरी में आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस दैट through a larger, bigger feature film. That was the main reason why I Am Kalam was called. इस फिल्म से आप क्या मैसेज देना चाहते थे, और फिल्म के बाद क्या आपको लगता है कि वो मैसेज देश की जनता तक सही मायने में पहुंच गया? देखिए, सिनेमा है इज़ द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी।
कि सोसाइटी में जो चीज़ें होती है वहीं से स्टोरी निकलती है। मेरे लिए वो सिनेमा है। मैं मैसेज देना है बोल के कि सोशल इशू में काम करूँगा बोल के सिनेमा नहीं बनाता, बट एक एंटरटेनिंग सिनेमा बनाता हूँ जिसमें इशू ऑटोमेटिकली आती है। ये सिनेमा थी एक बच्चे की अपनी राइट्स के ऊपर, उसकी अधिकार खाने को लेके, उसकी अधिकार स्कूल जाने को लेके, उसकी अधिकार हंसने को लेके, और वो अधिकार के बेस पे वो फिल्म बनी थी। वो कमर्शियली भी सक्सेसफुल रही, दुनिया भर में वो सिनेमा गई, और आज की डेट पे आप कहीं पे भी पूछिए, आई एम कलाम को सब जानते हैं। एवरी पंचायत वांटेड टू शो द फिल्म, हर देश में वो फिल्म दिखाया गया। तो उसका मतलब आई एम कलाम जिस मुद्दे जिस मिशन पे मैंने बनाया था वो 100% सक्सेसफुल रहा। देश में बड़ी संख्या में नौजवान पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को अपना आदर्श मानते हैं। फिल्म बनाने से पहले क्या आपसे उनकी मुलाकात हुई थी? बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आई एम कलाम जब बनाया, एक तो ये थोड़ा सा फैंटेसी टाइप का फिल्म थी, उसके साथ मेरे को चाहिए था एक सुपर हीरो जो ये बच्चा फॉलो करे। मैं स्पाइडरमैन, सुपरमैन या आयरन मैन को नहीं ढूंढा, मैं बोला सुपरमैन इंडिया में है और एग्जिस्टिंग लिविंग सुपरमैन इज़ डॉक्टर कलाम। तो डॉक्टर कलाम जैसे मैं डॉक्टर कलाम को एक सुपरमैन की तरह एक पावरफुल मैन की तरह इस्तेमाल किया जिसको वो बच्चा फॉलो करता है। तो मैं खुद इतने इंस्पायर्ड हूँ डॉक्टर कलाम से। मैं देखा कि एक मैसिव इंडिया टुडे, इवन अगर आप कोई लिविंग लेजेंड को लेके भारत में यूथ इवन एडल्ट फॉलो करते हैं, वो है डॉक्टर कलाम। तो मैं बोला कि ये है हमारे लिए सुपरमैन ऑफ द फिल्म। तो बच्चा डॉक्टर कलाम को फॉलो करता है। एंड फिल्म से पहले हम लोग गए थे, मुलाकात के दोनों बच्चों को लेके गया था। उसके बाद फिल्म के बाद भी हम लोग 2 बार गए थे, डॉक्टर कलाम को फिल्म दिखाए। मेरे लिए वो दैट इटसेल्फ इज़ द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ द फिल्म। कलाम साहब को कैसी लगी है फिल्म? कलाम साहब बहुत पसंद किए। कलाम साहब को 2-3 DVD भी देके आए थे। ही सेड द लास्ट थिंग ही सेड वाज दिस आर गुड वर्क यू गाइस आर डूइंग, सो दैट इटसेल्फ इज़ अ बिग इंस्पिरेशन फॉर अस। अब आपकी एक और फिल्म आने जा रही है, जलपरी। इसके बारे में कुछ बताइए, किस विषय पर यह फिल्म बन रही है? जलपरी एक्चुअली देखा जाए तो देखिए, एक सिनेमा क्या करती है, सिनेमा एक स्ट्रेट एक मैसेज या एक स्टोरी नहीं बोलती, सिनेमा में बहुत सारे सबटेक्स्ट होते हैं। तो जलपरी में बहुत सारे ऐसे सबटेक्स्ट हैं। उसकी पहला कारण है कि हम समहाउ द न्यू पेरेंटिंग, न्यू जिस दिशा में अभी जो अल्ट्रा मॉडर्न डेवलपमेंट हो गया और जितने इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, फास्ट ग्रोथ हो गया इस देश में, हम जो कल्चर, जो पीढ़ी, जो वैल्यू सिस्टम लेके जी रहे थे, ये देश जिसके लिए बहुत प्राउड था कि ये एक देश है जिसमें वैल्यू सिस्टम बहुत बढ़िया है, इसका कल्चर बहुत बढ़िया है, वो सब खत्म हो गया है। एंड लार्जली आई वुड ऑल्सो से दैट कि हमारी सिनेमा भी इसमें भागीदारी है इस खत्म होने में। तो मुझे लगा कि somehow we need to build that out and you can do best way is to do through the cinema। एक बहुत मज़ेदार चीज़ है इस फिल्म में कि आपके आज की डेट में क्या होता है, एक बच्चा सवाल जब करता है उसको हम फ़ोन पकड़ा देते हैं गेम खेल ले, और कोई बच्चा सवाल करता है उसको बोलते हैं टीवी देख ले बेटा। तो बच्चों को फॉरगेट अबाउट द आंसर, बच्चों को हम सवाल भी करने नहीं देते। ये फिल्म में एक बच्चे के सवाल के ऊपर वो क्वेश्चन पूछता है एंड उसी क्वेश्चन में फाइनली दे डिस्कवर द डार्क सीक्रेट ऑफ द विलेज। सिनेमा क्या होता है आज की डेट पे, सिनेमा होती है कि 4-5 महीना 8-10 करोड़ डाल के प्रमोशन इतना कर दो, लोगों के टॉयलेट तक घुस के आपको थिएटर की टिकट काटना ही पड़ेगा, आपको थिएटर में लेके बैठा देंगे। फिल्म ख़त्म हुई, आपकी दिमाग से भी फिल्म ख़त्म हुआ, घर आते हैं क्यों देखा ये, मोस्ट ऑफ द टाइम दैट हैपेंस। बट ये सिनेमा में बोलता हूँ कि फिल्म शुरू होती है जब आप फिल्म देखना ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये इतना आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। मेरी सिनेमा में वो है कि आप 300 रुपये दे के टिकट काट के देखने जाते हैं, तो उस साथ में इट गिव्स अ बिग वैल्यू टू इट ऑल्सो। ये सिर्फ नहीं कि आप सिनेमा देख के भूल के वापस आ गए। तो और सबसे मज़ेदार बात है कि एक बहुत अहम मुद्दा पे बात करती है ये फिल्म, जो आज की डेट में इस देश में सबसे ज़्यादा इमरजेंसी इशू या सबसे इम्पोर्टेंट इशू बोलेंगे, जहाँ पे आप गाय भैंस को पूजते हैं, कोई बिल्ली मर गया तो आपको कोई संस्कार, कोई चीज़ें करते हैं, वहाँ पे माँ की पेट में एक बच्चे को हम मार देते हैं। फीमेल कन्या भ्रूण हत्या, जो आज की डेट पे आंकड़ा जो है 2000 फीमेल फिटर्स किल्ड एवरी डे इन दिस कंट्री। तो आप उसकी इम्पैक्ट आगे क्या होगा वो देख सकते हैं। मैं डायरेक्टली इतने बड़ा डार्क इशू को बच्चों के माध्यम पे बोला, क्योंकि जब बच्चे सवाल करते हैं तभी एडल्ट बदलते हैं।
नीला साहब, फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या वाकई हमारे समाज में कोढ़ की तरह है। आपने फिल्म बनाते समय जलपरी को काफ़ी अध्ययन किया फीमेल फोर्टिसाइड के इश्यू पर। कैसे आखिर कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाना चाहिए? मैं पिछले 7-8 साल से इस मुद्दे पे काम कर रहा हूँ और मैं बताऊँ तो ये एक मानसिक बीमारी है जो एक सिनेमा या आमिर खान के एक सत्यमेव जयते से नहीं बदल सकती है, क्योंकि ये ओवरनाइट टास्क नहीं है। इसमें एक चीज़ है कि हाँ, ये चीज़ें क्या कर सकती है, एटलीस्ट एक कॉन्शसनेस ला सकती है, आपको सोचने में मजबूर कर सकती है। क्योंकि ये कोई पोलियो या कोई एड्स बीमारी नहीं है, कि ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसको आप 2 टैबलेट दिया ख़त्म हो जाएगी। ये मुद्दा आज भारत की इतिहास के साथ जुड़ा है, 5000 साल के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे जिस प्रकार से औरतों को ट्रीट किया जाता है उसकी अल्टीमेट आउटकम है फीमेल फर्टिसाइड। क्योंकि आप रेप ले लीजिए, जेंडर इनइक्वलिटी ले लीजिए, द राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी ले लीजिए, ये सब मुद्दे उसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए ये एक प्रोसेस है, ये कॉन्शियसनेस बिल्डअप करने का एक प्रोसेस है। जब आमिर ने सत्यमेव जयते बनाए, सब लोग बात करना शुरू किया, एटलीस्ट ये हो रहा है, ये जानना जरूरी है। आज की जनरेशन की हर नौजवान को ये ज़रूरी है कि सवाल करना, सवाल करेंगे तभी जाके कोई रास्ता निकलेगा। चाहे वो जो भी अन्ना हजारे कर रहे हैं या जो लोग भी कर रहे हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज रेजिंग टुडे, दैट्स द ओनली वे हमको सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा आई वुड से एपिडेमिक की तरफ फैल रहा है फीमेल फर्टिसाइड। मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, उड़ीसा एक टाइम पे बहुत बढ़िया था, जेंडर इक्वालिटी सारा कुछ बहुत बढ़िया था। अचानक से देखा द कपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैज फॉलन लाइक एनीथिंग, मतलब इट्स स्प्रेडिंग। तो वो एपिडेमिक सिचुएशन को आप कैसे रोकेंगे, ये एक बहुत ज़रूरी बात हो गई है। बिकॉज वो आदमी वो 2 दिन में नहीं सोचता है, वो घर वालों से पीढ़ियों से मिला है, उसको औरतों को इस नज़रिया में देखना है, लड़की को मानना है। तो वो चेंज करने के लिए भी और 100 साल लगेगी। तो उसके वजह से हमको विल हैव टू फाइंड अ क्विक एक्शन, क्या जल्दी हम कर सकते हैं इसमें। और ये फिल्म डेफिनेटली विल ब्रिंग अ मैसिव चेंज इन पीपल्स माइंड। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी फीचर फिल्म आई एम कलाम बनाने वाले नीला माधव पांडा जी से यह बातचीत जारी रहेगी। Reports from the capitals of 4 states, Hyderabad, Bangalore, Guwahati and Bhubaneswar. News, views and analysis. State Scan, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on DD News. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एक मुलाकात में। आज हमारे साथ हैं युवा फिल्म निर्माता और निर्देशक नीला माधव पांडा जी। पांडा जी, जब भी फिल्में बनती हैं तो कोई भी निर्माता या निर्देशक इस बात को ध्यान में रखता है कि दर्शकों को पसंद आए और फिल्म व्यावसायिक दृष्टिकोण से सफल हो। लेकिन जब आप फिल्में बनाते हैं तो आपकी फिल्में सामाजिक मुद्दों को छूने वाली होती हैं, आम आदमी को झकझोर कर रख देने वाली होती हैं। आपकी फिल्मों में मसाला या गॉसिप नहीं होता। ऐसे में हो सकता है कई बार आपकी फिल्में व्यावसायिक दृष्टिकोण से बेहद सफल ना हो, बहुत पैसे ना कमा पाएँ। क्या आपको कभी इस बात का डर नहीं लगता? देखिए, सिनेमा की व्यवसाय तो भगवान भी तय नहीं कर सकते, क्योंकि 100 करोड़ की सिनेमा स्टार को लेके भी आपको 5 करोड़ वापस नहीं आती है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं जिस सिनेमा में बिलीव करता हूँ, जिस कहानी में बिलीव करता हूँ, उसी कहानी को लेके मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ। और मेरी सिंपल सी चीज़ होती है, मैं कोई प्रिटेंशंस लेके नहीं रहता कि मैं आर्ट हाउस बनाऊँगा कि कमर्शियल बनाऊँगा, बिकेगी नहीं बिकेगी। क्योंकि सिनेमा अल्टीमेटली इट्स अ आर्ट फॉर्म, एक कला है। जो कला नहीं हो क्या अभी हो धंधा हो गया है। तो मैं सिनेमा को लेके धंधा नहीं करता। मैं अगर ट्रूथ हूँ मेरे अपने से, तो जी आई एम कलाम मेड 4 टाइम्स मनी। जिसने हमने डाला था उसकी 4 गुना पैसे बनाया। तो ये तो सुपर डुपर हिट हुआ। फिर तो मेरी फिल्म भी तो कमर्शियल हुई ना। तो ये फिल्म की आज की डेट पे 12 इंटरनेशनल टेरिटरी में नेगोशिएशन चल रहा है। पूरी फिल्म के पैसे ऑलरेडी बिफोर द रिलीज हमको रिकवरी दिख रहा है। तो फिर हिट हुई। तो बात यह है कि ऑडियंस बदल चुकी है। ऑडियंस को अच्छे सिनेमा पसंद है। ऑडियंस को थिएटर में जाके टायर्ड होके वापस आते हैं। उनको आप सिनेमा अच्छे सिनेमा नहीं दे पाते हैं।
वो हमारे ऊपर ब्लेम आती है। और मैं सिनेमा बनाता हूँ लोगों के लिए, और मैं बोलता हूँ कि मेरी लिमिटेशंस नहीं है कि सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस ही देखेंगे, बल्कि मेरी सिनेमा वर्ल्ड वाइड चलती है। आई एम कलाम ताइवान, अफ्रीका, श्रीलंका, कोरिया, हर देश में दिखाया गया। सेम इज हैपनिंग विद जलपरी। तो मेरी सिनेमा का जो रेंज है और जो सक्सेस है वो काफ़ी एनी टाइम बिगर देन एनी व्हाट यू से इज अ कमर्शियल सिनेमा। सो मैं नहीं मानता कि मेरी कोई भी सिनेमा जिस प्रकार से मैं सोचता हूँ, जो बिलीव करता हूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज अबाउट योर ओन बिलीव। आप अगर खुद को डिसऑनेस्ट नहीं है, आप खुद को चीट नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए सक्सेस तय है। एंड उसी बिलीव में हम जाते हैं। बच्चे भी खूब फिल्में देखने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी फिल्में बने ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार आएँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फिल्में समाज को दिशा देने का काम करती हैं। इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, मैं तो कहूँगा कि आज स्थिति में हैं हम कि जितने जो होल न्यू इकोनॉमी, न्यू डेवलपमेंट हुआ है, उसको मैं ब्लेम नहीं करूँगा, बट लोगों में जो विचारधारा आ गया, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट सेल्फिश पेरेंटिंग व्हाट वी आर डूइंग। हम अगर सिनेमा हॉल जाते हैं, बिकॉज एक सिनेमा बहुत कुछ देता है बच्चों को, हम खुद करते हैं, हम सब करते हैं, कि आज राउडी राठौर आती है, आज सिंघम आती है, विच आर ब्रिलियंट कमर्शियल फिल्म। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लेमिंग दोज फिल्म्स, बट इतने वायलेंस, इतने सारे चीज़ें होने के बावजूद भी आप जब जाते हैं सिनेमा देखने, पीवीआर या सिनेमैक्स कहीं पे भी जाते हैं, आप बोलते हैं कि फिल्म देखने जा रहे हैं, तो साथ में बच्चे को ले लेते हैं। और बच्चा भी क्या होता है, बच्चे को आप एडिट कर चुके हैं ऐसे सिनेमा को लेके। तो कुल मिला के बात ये है कि हम ना बच्चे के लिए सोचते हैं, ना बच्चे के लिए करते हैं। जहाँ पे इस देश से यंगेस्ट नेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ एंड बच्चों की है, उनके लिए कुछ नहीं है, और उसको सोचना ज़रूरी है। सबसे सरप्राइजिंग बात है कि इस देश में हर आदमी, हमारे अगर आपके बचपन में जाएंगे तो दादा दादी, नानी, बाप, सबके पास कहानी होती है, हर कोई स्टोरी टेलर है। लेकिन हमारी कहानी ख़त्म है, हम दूसरों की कहानी फॉलो करते हैं, दूसरी कहानी बच्चों को सुनाते हैं। तो क्यों ना, मेरी जो मुद्दा है कि क्यों ना वो कहानी वापस लाए। मैं एक स्क्रीन राइटर्स वर्कशॉप भी चलाता हूँ। इट्स ओनली प्राइवेट, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट स्क्रीन राइटर्स वर्कशॉप, जिसमें सिर्फ बच्चों की कहानी ला के डेवलप करके हम सिनेमा बनाने के प्रयास